देश की रिपोर्ट। और पटना उच्च न्यायालय के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट को नवनिर्मित शताब्दी भवन मिलने वाला है, जिसका उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े करेंगे। कार्यक्रम में शामिल सीएम नीतीश कुमार भी होंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन है। एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में आज हाई कोर्ट को एक नया भवन मिलने जा रहा है। शताब्दी भवन का उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करने वाले हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी आधारशिला रखी थी, जिसका आज उद्घाटन होने वाला है। सीजेआई अरविंद बोबड़े आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उद्घाटन समारोह की, जहां पर आप देख सकते हैं कई गणमान्य लोग पहुंच चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल यहां पर रखा गया है और कई अधिवक्ता, कई जज, कई न्यायाधीश इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस भवन की आधारशिला रखी थी और आज इस भवन का उद्घाटन होना है। हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन होगा और इसके साथ ही हाई कोर्ट को एक नया भवन मिलेगा। तो पटना उच्च न्यायालय के लिए आज का दिन काफी अहम कहा जा सकता है। आज पटना हाई कोर्ट को शताब्दी भवन मिल जाएगा और ये शताब्दी भवन हाई कोर्ट के पुराने भवन के बगल में बनाया गया है, जिसमें 2 लाइब्रेरी और अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। और नए भवन से जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट का बुनियादी ढांचा बेहतर होगा। 203 करोड़ के लागत से इस भवन को तैयार किया गया है। हाईकोर्ट का पुराना भवन है, उसके बगल में इस नए भवन को बनाया गया है, जिसमें 43 कोर्ट रूम, 57 चैम्बर्स भी हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही इसका उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे और जाहिर सी बात है कि इस भवन के मिलने के बाद से बुनियादी ढांचा हाईकोर्ट का और मजबूत होगा और बेहतर होगा। नीतीश कुमार ने इस भवन की आधारशिला रखी थी और अब इस भवन का उद्घाटन आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद इस भवन का उद्घाटन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि 203 करोड़ की लागत से इस भवन को तैयार किया गया है और इसमें 43 कोर्ट रूम, 57 चैम्बर्स हैं, 2 लाइब्रेरी भी इस भवन में है और साथ ही सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। और इसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर बाद होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके उद्घाटन के लिए समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं, उद्घाटन स्थल पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद इस भवन का उद्घाटन किया जाएगा और इसके साथ ही हाई कोर्ट को नया भवन मिलेगा। पटना उच्च न्यायालय के लिए एक ऐतिहासिक दिन इसे कहा जा सकता है। तमाम तैयारियां हैं, सीजेआई पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। इस उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल होंगे, साथ ही कई और मंत्री, कई गणमान्य लोग भी इस समारोह में शामिल होंगे। तमाम अधिवक्ता जो हैं वो शामिल होंगे। जाहिर सी बात है कि उनको इस भवन में काम करना है और जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होंगी। फायदा लोगों को मिलेगा, फायदा वकीलों को होगा। 203 करोड़ की लागत से इस भवन को तैयार किया गया है। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा यह भवन। सीजेआई अरविंद बोबड़े पहुंच चुके हैं इसके उद्घाटन के लिए और इसके साथ ही पुराने भवन के बगल में बना हुआ यह भवन अब पटना उच्च न्यायालय के साथ जुड़ जाएगा। शुरू में इसकी अनुमानित जो राशि थी वो 116 करोड़ की थी, लेकिन 203 करोड़ के आसपास इस
भवन को बनाने में लागत आई। तो शताब्दी भवन की खासियत हम आपको बता दें, 2 साल में इसका निर्माण कार्य होना था। 116 करोड़ की अनुमानित लागत आनी थी, लेकिन 203 करोड़ की लागत से यह भवन तैयार हुआ। और हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, अब से थोड़ी देर बाद पटना उच्च न्यायालय को एक नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन मिल जाएगा। क्या कुछ तैयारियां हैं और कितने देर में इसका उद्घाटन होना है? देखिए अलीम, ये तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। ये कार्यक्रम जो है, उद्घाटन समारोह जो है वो 12:30 पे आयोजित है। और इसके लिए जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो पटना हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं। उनके अलावा मुख्यमंत्री भी आ गए हैं। केंद्रीय विधि मंत्री जो है रविशंकर, वो भी पहुंचे हैं। उनके अलावा इन लोगों के अलावा अगर बात करें तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तमाम न्यायाधीश के अलावा जो व्यवहार न्यायालय के भी जो न्यायाधीश है वो भी पहुंचे हैं। उनके अलावा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के कई जज जो है वो आए हुए हैं। इन सब के अलावा मेनन मिश्रा जो है वो भी आए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि बस अब इंतजार है उस पल का कि जैसे ही घड़ी की सुई जो है वो 12:30 पर जाती है, क्योंकि निर्धारित समय जो है वो 12:30 बजे का रखा गया दिन का। तो उसके साथ ही जो है ये कार्यक्रम उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। और नए विस्तारित भवन जो है पटना उच्च न्यायालय का, जो शताब्दी भवन जो है वो पटना उच्च न्यायालय जो है उसको सुपुर्द किया जाएगा। सबसे खास और सबसे अहम बात कि लगातार जो है कोर्ट पटना उच्च न्यायालय में जो जजेस हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, उसकी भी मांग करती रही गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो उस पर भी आज यहाँ बात हो सकती है। दूसरी जो बड़ी बात है कि जो कोर्ट प्रेमाइसेस जो है वो कम पड़ रहा था। कई ऐसे जज थे जिन्हें कोर्ट रूम जो है उसमें कमी देखने को मिल रही थी, जिससे इस विस्तारित भवन में जो शताब्दी भवन है इसके निर्माण के बाद वो समस्या दूर होगी। वकीलों के लिए भी बैठने के लिए जो मुकम्मल जगह जो है वो मुहैया करा दी गई है। जो पीपी हैं उन्हें भी मुहैया करा दी गई है। और आज जो है वो विस्तारित भवन शताब्दी भवन जो है वो पटना उच्च न्यायालय को सुपुर्द किया जाएगा। अमित, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं। इस भवन की आधारशिला नीतीश कुमार ने रखी थी और आज इस भवन का उद्घाटन होना है। और उद्घाटन समारोह में शरीक होने के लिए नीतीश कुमार इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहुंचे, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक नया भवन पटना उच्च न्यायालय को मिलने जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय के पुराने भवन के बगल में इस भवन को बनाया गया है और कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। हमारे साथ अमित लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं, तमाम अधिवक्ता भी इस समारोह में शरीक होने के लिए मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐतिहासिक पल, एक ऐसा लम्हा जो पटना उच्च न्यायालय के लिए काफी अहम है। बिल्कुल, देखिए अली, चूंकि आज से 100 वर्ष पहले पटना उच्च न्यायालय की नींव रखी गई थी और उस समय पटना उच्च न्यायालय का निर्माण हुआ था। तब से लेकर के अब तक कई मामले जो हैं उसमें इजाफा हुआ है। लाखों केसेस जो हैं वो यहाँ पे पेंडिंग है। तो इसके लिए जो संसाधन की कमी जो थी उसे राज्य सरकार ने दूर करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार की तरफ से जो राशि थी वो भी मुहैया कराई गई। तकरीबन जो है 203 करोड़ जो राशि जो है लागत राशि वो खर्च की गई है। 2 साल का समय निर्धारित था, वो बढ़ करके तकरीबन 3 साल के आसपास रहा। और अब जाकर के जब भवन पूरे तौर पे बन करके तैयार हो गया तो इसके उद्घाटन समारोह को लेकर के एक कार्यक्रम निर्धारित की गई थी। और आज वो सुखद दिन कह सकते हैं पटना उच्च न्यायालय के लिए, ऐतिहासिक दिन जो है वो आज आया है। और इसको इस भवन के उद्घाटन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कल देर शाम ही पटना पहुंच गए थे। राजभवन में वो ठहरे थे। अभी उनका काफिला जो है पटना उच्च न्यायालय में पहुंचा है। तमाम जो न्यायाधीश हैं, चाहे हम पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले, झारखंड हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी बात कर ले, उनके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस जो हैं, पटना हाईकोर्ट के तमाम जो न्यायाधीश हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम जो विधिवत जो उद्घाटन समारोह जो है वो शुरू होगा। मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़ करके अभिवादन भी किया। अपने
तस्वीर को भी दर्शकों को दिखाया है। तो तमाम न्यायाधीश जो हैं उन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री के अभिवादन को स्वीकारा और अब जाकर के उस पल का इंतजार है। 12:30 बजे, चूंकि अब थोड़ी से समय जो है वो शेष रह गया है, जिसका इंतजार पिछले 3 साल, लगभग 3 साल से जो है पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से लेकर के तमाम अधिवक्तागण कर रहे थे, वो लम्हा अब आ चुका है। थोड़ा पल जो है वो शेष रह गया है। 12:30 बजे की जो हुई है घड़ी की, वो जैसे ही 12:30 बजे बजेगी तो मुख्य न्यायाधीश जो है उद्घाटन समारोह, विधिवत उद्घाटन समारोह जो है वो करेंगे। उद्घाटन करने के बाद पूरे भवन का, प्रीमाइसेस का वो जो है मुआयना भी करेंगे, ऐसी भी जानकारी दी गई है। हालांकि यह ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि पटना उच्च न्यायालय के जो रजिस्ट्रार जनरल है उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पूरे हाईकोर्ट परिसर को जो है वो देखेंगे और क्या विशेषताएं हैं, खास किस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि अब कोर्ट का प्रोसीडिंग्स जो है वो भी ऑनलाइन कोरोना काल के दौरान से शुरू हुआ और अभी भी जो है पटना उच्च न्यायालय में जो है पूरे तौर पे फिजिकली सुनवाई नहीं हो रही है। तो जो ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स है वो किस तरह से चलती है, किस तरह से वो तमाम चीजें चल रही है, तो उसका वो निरीक्षण भी करेंगे। उनके साथ जो है विधि मंत्री भी होंगे, रविशंकर प्रसाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे, न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय बिहार के, झारखंड के, वो भी साथ में मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जजेस जो इस कार्यक्रम में शरीक किए हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उनके अलावा हम बात कर ले तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो है मनन कुमार मिश्रा, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो समझ सकते हैं कि तमाम जो प्रणाली से जुड़े हुए जो गणमान्य लोग हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। चलिए ये तस्वीरें हम दिखा दें। सीएम नीतीश कुमार ने जिस भवन की आधारशिला रखी थी उसका उद्घाटन हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस भवन का उद्घाटन किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे। अब उद्घाटन करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश जा रहे हैं और उद्घाटन हो गया, अनावरण हो गया और पाटलिपुत्र, ऐतिहासिक पाटलिपुत्र की भूमि पर पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी सभी मौजूद हैं वहां पर। और कई सारे गणमान्य अतिथि भी वहां मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हाई कोर्ट का निरीक्षण करते हुए इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अब से कुछ ही मिनटों पहले नए शताब्दी भवन का उद्घाटन किया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक ऐतिहासिक तस्वीर, एक ऐतिहासिक क्षण पटना हाईकोर्ट के लिए, जब एक नया भवन पटना हाईकोर्ट से जुड़ गया। पटना हाईकोर्ट के पुराने भवन के बगल में इस भवन को बनाया गया है। पटना हाईकोर्ट का एक अपना इतिहास भी रहा है। 1916 में हाईकोर्ट में कामकाज शुरू हुआ था, जब उड़ीसा से अलग होकर बिहार बना था। उसके बाद 1916 में हाईकोर्ट में कामकाज शुरू हुआ था और उस वक्त कलकत्ता हाईकोर्ट से इन दोनों प्रदेशों के 2800 मामले यहां पर स्थानांतरित किए गए थे। और ये एक इतिहास रहा है पटना हाईकोर्ट का। और इस
इस इतिहास में एक और ऐतिहासिक पल जुड़ गया आज, जब पटना हाईकोर्ट को एक नया भवन, शताब्दी भवन मिला है। तो एक बड़ी सौगात इसे कह सकते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन के जुड़ जाने से पटना हाईकोर्ट में जो तमाम केस का एक बोझ था वो कम होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 43 नए कोर्ट रूम जुड़ जाएंगे, वकीलों के लिए 57 नए चैम्बर्स जुड़ जाएंगे। 203 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस भवन के मिल जाने के बाद से जाहिर सी बात है कि पटना उच्च न्यायालय की तस्वीर बदलेगी और कई तरह के अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। आपको बता दें कि एक 100 साल से ज्यादा का सफर तय किया है। 1916 में पटना को हाईकोर्ट मिला था, पटना हाईकोर्ट में कामकाज शुरू हुआ था और 2016 में 100 साल पूरे होने के बाद से अब 2021 यानी कि 5 साल, 105 साल का यह हाईकोर्ट हो चुका है और काफी एक ऐतिहासिक लम्हा इसे कह सकते हैं। हालांकि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस भवन की आधारशिला रखी थी तब इस भवन की लागत 116 करोड़ आनी थी, लेकिन जैसे जैसे ये भवन बनता गया उसके बाद इसकी लागत बढ़ती गई। जाहिर सी बात है कि इसमें कई सुविधाओं को जोड़ा गया और उससे इसकी लागत बढ़ती गई। लागत 203 करोड़ तक पहुंच गई। 2014 में इस भवन का शिलान्यास किया गया था, लेकिन 2 साल का तय समय रखा गया था जब इस भवन को बनकर तैयार होना था, लेकिन 4 फरवरी 2014 को इस भवन का शिलान्यास किया गया था। लेकिन अब करीब 6 सालों के बाद से इस भवन को बनाया गया 203 करोड़ की लागत से, जिसमें कई अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, शताब्दी भवन का उद्घाटन हो चुका है। जाहिर सी बात है कि अब यह माना जाए कि 43 कोर्ट रूम और 57 नए चैम्बर्स के साथ इस भवन के जुड़ जाने से कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट पर जो केस का बोझ है वो कम होगा। जाहिर सी बात है अलीम, क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें न्यायाधीशों की संख्या जो है उसमें कमी देखने को मिल रही थी और खासतौर पे जो संसाधन है, जो कोर्ट भवन है वो उसके जो है संख्या काफी कम थी पटना हाईकोर्ट में। जिस तरह से केसेस का दबाव बढ़ा पटना उच्च न्यायालय पे, उस तरीके से उस व्यवस्था को जो है वो बढ़ाना था और इसके तहत जो है ये कोर्ट प्रीमाइसेस जो है उसका विस्तार किया गया, नए भवन का जो है निर्माण किया गया और आज यह भवन जो है पटना हाईकोर्ट को सौगात के तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके तरफ से दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। जस्टिस डिलेड तो जस्टिस डिनाइड जो कहा जाता है कि देर से मिला हुआ न्याय जो है वो न्याय न मिलने के समान होता है, तो वो कहीं ना कहीं उस बात को यहाँ पे जो है वो दूर होगी। वो जो मामलों का निष्पादन जो है वो काफी तेजी से होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कोर्ट रूम जो है वो बनाए गए हैं। कई जजेस जो है उनकी अब यहाँ पे नियुक्तियां जो है उनकी संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे में जो बरसों से लंबित जो मामले हैं, जो मुकदमे हैं, उनका निष्पादन होगा, उनकी ट्रायल होगी और जो लोग हैं बरसों से जो इंतजार कर रहे हैं न्याय की, उन्हें न्याय भी मिलेगा। अलीम, बिल्कुल, तो लोगों को अब जल्द न्याय की उम्मीद होगी क्योंकि अब नया भवन मिल चुका है। अमित, कहीं ना कहीं वकील जो पटना हाईकोर्ट में चैम्बर के लिए मारामारी करते थे या चैम्बर को लेकर दुश्वारियां हुआ करती थी, एक तरह से अब 57 नए चैम्बर्स जुड़ने से Thank you everyone.
Before moving ahead, let us begin the proceeding in our own traditional and auspicious manner by giving light to the ceremonial lamp, an ancient Indian tradition which signifies the spread of wisdom, knowledge, and goodwill throughout the length and breadth of this honorable court, followed by recitation by the local artist. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते। तो दीप प्रज्वलित किया गया है उद्घाटन के बाद से, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हाईकोर्ट की शताब्दी भवन का उद्घाटन समारोह। सीजेआई ने दीप प्रज्वलित किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दीप को प्रज्वलित किया और एक ऐतिहासिक लम्हा। अब 203 करोड़ की लागत से बना ये भवन बिहार के पटना उच्च न्यायालय को मिल चुका है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन के जुड़ने से जाहिर सी बात है कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। आपको बता दें कि 1912 में 22 मार्च को पटना हाईकोर्ट की स्थापना की घोषणा की गई थी और 1913 में 1 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट के भवन की आधारशिला रखी गई थी और अब एक नया भवन जुड़ गया है। Thank you, Ms. Sudipa Ghosh and Ms. Kriti Rani for the wonderful performance. Before proceeding further, may I please request the technical team to display the virtual tour of the newly inaugurated Centenary Building of Patna High Court for the honorable guests and dignitaries of this event. नमस्कार। गणतंत्र और न्याय प्रणाली का आधार है बिहार, गंगा की धार है बिहार। इस राज्य की राजधानी पटना संसार के गिने चुने उन विशेष। नमस्कार। गणतंत्र और न्याय प्रणाली का आधार है बिहार, गंगा की धार है बिहार। इस राज्य की राजधानी
पटना संसार के गिने चुने उन विशेष प्राचीन नगरों में से एक है जो अति प्राचीन काल से आज तक आबाद है। The capital of Bihar has mesmerized the world with its knowledge and glory. Grandeur of Patna is enhanced when we look at Honorable Patna High Court. तो हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस भवन का उद्घाटन किया है। आपको बता दें 4 फरवरी 2014 को भवन का शिलान्यास किया था। आधारशिला इस भवन की रखी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और आज ये भवन बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि 2 साल में इस भवन का निर्माण होना था, लेकिन इस भवन को निर्माण होने में काफ़ी वक्त लगा। लागत भी काफ़ी इसकी बढ़ गई। 116 करोड़ की लागत रखी गई थी, लेकिन जब ये भवन तैयार हुआ तब इसकी लागत 203 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो एक और भवन पटना हाईकोर्ट को मिल चुका है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के पुराने भवन की आधारशिला 1913 में 1 दिसंबर को रखी गई थी और 1916 में 3 फरवरी को इस पुराने भवन का उद्घाटन हुआ था। हालांकि अब नए भवन का उद्घाटन आज हुआ है। एक नया भवन मिल गया। Justice and development of law. The role of learned and distinguished advocates is of equal distinction. The need for an additional court complex was felt in order to cope up with the space constraint in the existing High Court complex. Foundation stone of the new Annex A building was laid on 4th February 2014 by Shri Nitish Kumar, Honorable Chief Minister of Bihar, in presence of Honorable Justice Rekha Manohar Lal Doshit, Honorable the then Chief Justice. The facade of the Annex A building has been kept in consonance with the old building. The Annex A building has modern features like earthquake resistance, fire detection, central air conditioning, data networking, optical fiber cabling, CCTV, solar power, water treatment plant, sewage treatment plant, rainwater harvesting and landscaping. The windows of the building are special UPCV windows with duct glass to promote energy efficiency. ये खूबियां इस भवन को असाधारण बनाती हैं। प्रकृति के अनुकूल इस संरचना से हम ऊर्जा को सहेजेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अति विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। भवन की आंतरिक योजना ऐसी है कि माननीय न्यायाधीश के कक्ष और कोर्ट रूम अगल बगल है। The building has 5 levels and is divided into 2 blocks. Both the blocks comprise mainly of judges' chambers and courtrooms. In Block A, on the ground floor, a state-of-the-art conference room equipped with full high-definition eagle-eye speaker tracking cameras has been provided. Ramp for differently abled person has been provided. The new building has a judge's lounge. There is also a provision of special female advocate lounge apart from an advocate's lounge. On the second floor, a special constitution court has been constructed which will accommodate a larger bench to facilitate hearing of referred matters of constitutional importance. शीर्ष तल में माननीय न्यायाधीश पुस्तकालय तथा अभिलेखागार है। पुराने भवन और नए भवन को जोड़ने के लिए एक कनेक्टिंग ब्रिज की सुविधा दी गई है, जिससे अधिवक्ताओं को असुविधा ना हो। नए भवन के आर्किटेक्चर को उसके सामने बनाया गया फव्वारा और आकर्षक बनाता है। इस फाउंटेन हेड की खासियत है कि इसमें वेवग्योर यानी इंद्रधनुषी छटा है। आज पटना उच्च न्यायालय के परिसर का विस्तारीकरण मूर्त रूप ले चुका है और उस पल के गवाह हम सब बने हैं। ये नवनिर्मित भवन एक्सेस टू जस्टिस एवं रूल ऑफ लॉ के मूलभूत संवैधानिक मूल्य को प्राप्त करने के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करेगा।
भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में से एक पाटलिपुत्र यानी पटना की ये धरती, पटना शहर का गौरव बढ़ाता पटना उच्च न्यायालय, जो न्याय तंत्र में आम आदमी के विश्वास को और दृढ़ कर रहा है। प्रांगण में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायाधीशों की मौजूद हमारे संविधान Good morning, everyone, ladies and gentlemen. On the dais, we have our head of the family, Honorable the Chief Justice of India, Honorable Mr. Justice Sharad Bobde. We have the Honorable Chief Minister, Shri Nitish Kumar. We have the Honorable Minister for Law and Justice, Shri Ravi Shankar Prasad. We have three of our distinguished colleagues, Honorable Mr. Justice Naveen Sinha, Honorable Ms. Indira Banerjee, Honorable Mr. Justice Hemant Gupta. On the dais, I have my esteemed colleague, JAD1, Honorable Mr. Justice Pandey. We have with us in the audience, Shri B.N. Agarwal, one of the honorable judges who has adorned this court and then gone to Supreme Court. In that same order, Honorable Mr. Justice B.P. Singh, Honorable Madam Justice Gyan Sudha Mishra, Honorable Justice Mukhopadhyay, Honorable Mr. Justice Shiva Kirti Singh, Honorable Mr. Justice Mukundam Sharma, Chief Justices who have adorned this court at some point of time and become Chief Justices, Honorable Mr. Justice U.P. Singh, Honorable Mr. Justice Reddy, Honorable Mr. Justice Ansari, Honorable Mr. Justice S.N. Jha, and Honorable Mr. Justice Navneet Prasad. Sir, since its inception in 1916, the journey of Patna High Court indeed has been eventful and laudable. It's humbling to serve the august office as a Chief Justice of this court. It is no less a distinction, and it is in this backdrop today I feel privileged and honored in welcoming Honorable Mr. Justice Sharad Arvind Bobde, Honorable the Chief Justice of India, on the occasion of the inauguration of the new centenary building, Patna High Court. The main building, on its completion, was formally made functional in 2016 with Sir Edward Jamir officiating as the Chief Justice. Buildings and architecture have played an incredible role in the history of our cultural rich country. Our architectural heritage is replete with stunning examples, be it the stupas of Sanchi, Chola temples of Tamil Nadu, Buland Darwaza of Fatehpur Sikri, one of the wonders of the world, the Taj Mahal, and the Ashokan column and the tomb of Sher Shah Suri in Bihar. In the same legacy, the magnificent building of Patna High Court, designed and renowned by architect Munnings in neo-classical style, is based on the Palladian concept of the country house. It creates a grand impression with its vast proportions and subtle detailing. While retaining the culture of Bihar, it has also stood the test of time and stands tall not only as an architectural marvel, but a great temple of justice. To meet the court's expanding needs, the new centenary building was conceptualized on similar lines. Incorporating all modern amenities and eco-friendly systems,
the building stands completed, offering an impressive physical infrastructure for effective dispensation of justice for the state's people. In the new building, we have 43 courts, 57 chambers, 2 libraries, 6 committee rooms, and a big conference hall. We also have an underground parking. And all this is just to serve the people of the state. Originally, I must inform this august gathering that originally Honorable the Chief Justice of India had consented to inaugurate the same in March 2020. But the event got delayed due to the current pandemic COVID-19. However, today we are immensely pleased and grateful for him to have done so in person despite his busy schedule and ignoring the risks in traveling in these times. I am deeply obliged to you, sir. I may inform this august gathering that in these unprecedented times brought on account of COVID pandemic, Honorable the CJI has been continuously guiding us. He has held through video conferencing deliberations with us and helped evolve and put in place systems to ensure that access to justice to the common citizenry is not denied. His regular interaction at all levels, including with and through Honorable Justice Dr. D.Y. Chandrachud, Chairman of the E-Committee, Supreme Court, helped us put in place systems to meet the challenges. Honorable the CJI's relentless efforts brought in a profound change in the human mindset that turned naysayers and skeptics into technology converts, who effectively adopted technology to keep the system of dispensation of justice going despite the disruption caused by COVID. Truly, adversity stood converted into an opportunity. Ladies and gentlemen, Honorable the Chief Justice of India, humility, impartiality, and courtesy make him a complete judge. Voracious reader, having keen interest in protecting and preserving art, culture, and heritage, His Lordship is known to be an upholder of the rule of law with classical constitutional values. His profound erudition and powerful exposition of Constitution's principles touch the citizens' daily lives. It was His Lordship's exposition on human privacy that recognized the right to privacy as an intrinsic right to life and personal liberty granted under the Constitution. We feel privileged in welcoming him on this momentous day. Sir, I sincerely hope you have had an enjoyable and a comfortable stay. We are also honored by the presence of Shri Nitish Kumar, Honorable the Chief Minister, State of Bihar. His sincere concern for the welfare, status, position, and prestige of this institution is evidenced by his efforts in extending full support in every matter related to the administration of justice. He has treated this function today as his own and is more of our esteemed host than a guest. Honorable the CJI, may I only inform this august house that it is only Nitish Kumar ji during the time of COVID who could give me more than 2,000 posts, 1,600 for the establishment of the High Court and remaining for the lower courts. I extend a cordial welcome to the gracious Chief Minister. We also extend a cordial and affectionate welcome to
Shri Ravi Shankar Prasad, the Distinguished Minister of Law and Justice, Union of India. He is in fact one of us. It is homecoming for you, sir. For him, the distinction of designation as a senior advocate, rightfully earned, came at a relatively young age. His passion and devotion for public service was acknowledged in his nomination and subsequently election as a member of both the houses of India's parliament, which indeed is a rare distinction in itself. As a senior minister, he has been spearheading the Digital India program, the backbone of the Indian economy. The impetus for digitalizing the courts given by the respected minister is already showing rich dividends. We heartily and warmly welcome you today, sir. Honorable Mr. Justice Naveen Sinha, Judge Supreme Court of India, needs no introduction. He is credited for having championed the cause of the needy and the downtrodden. His Lordship is also known as a strict disciplinarian. He played a vital role in the High Court's computerization, firstly at Patna and then at Chhattisgarh and Rajasthan. His work under the Legal Services Authority is legendary. We also welcome him. Sister Miss Justice Indira Banerjee is gifted with unassuming persona. Her actions, full of nobility, are only with the avowed object of pursuing the justice's cause, more so in training and inspiring the judicial officers at the judicial academies. Her presence on the bench and at this occasion ensures judiciary's commitment to gender equality, enhancing fairness of adjudication from that perspective. She is an extremely generous host. Honorable CJI sir, I must request you to share a meal with her someday. We welcome her also. The reference of the name of Honorable Mr. Justice Hemant Gupta, Judge Supreme Court of India, invokes an image which he is of a kind and a gentle person. Indeed, a gentleman to the core. He has been championing the cause of the downtrodden by applying technology to optimize human potential and capabilities. We also welcome him. Most significantly, bound by brotherhood, love and affection, our distinguished elders and our mentors, by putting to personal discomfort and inconveniences, have responded wholeheartedly to our requests by gathering on the sacred site of Patliputra. We feel immensely honored, sir and madam, by each one of yours presence. We are gratified to each one of you. You have adorned the august office of this court, either as a judge or a chief justice. I, on my behalf, as also on behalf of all of my colleagues and the registry, extend a warm and hearty welcome to each one of you. Some of you who could not be connected, who could not be present here physically, are connected through online. I also extend welcome to them. The bar is represented through the Learned Advocate General, Learned Additional Solicitor General of India, the President and the Secretaries of the 3 bar associations, the Advocates Association, the Lawyers Association, the Bar Association. And we have amongst us today the Chairman of the Bar Council of India. I welcome them as also the entire legal fraternity who are with us through a virtual mode. I also welcome all other guests, including the distinguished ladies and the media. More than 100 years ago, this court opened its doors to the people. I remind myself of the words spoken by the then Viceroy in
1913 at the time of laying of the foundation stone of the main building. He had predicted that this court would make history in the days to come. It is my sincere hope that we have not, out of fear of terror for the evildoers, as he had then said in a colonial era, but to the triumph of every just and rightful cause, followed the spirit of the Constitution of India given to us by the people through greats like Dr. Ambedkar. The fame and eminence of the renowned personalities of this court have never confined to the state borders of the state. The court has the distinction of having the first president of this great nation, Dr. Rajendra Prasad, to have practiced here. So also the Constituent Assembly's first president, Shri Sachidanand Sinha. Eminent judges of this court stand appointed as judges of the Supreme Court, so also held the office of Chief Justice of India. We also have had a legendary Attorney General who had practiced before this court. The High Court's responsibility is to engage with the culture, traditions, practices and beliefs of the state they serve, while keeping in mind the letter of law and our founding document spirit and ideals. At the Patna High Court, I, along with my respected colleagues, ably assisted by all the officers and staff, have always tried our best to honor these ideals while having the rule of law, fundamental rights and duties as our guiding principles. The role of constitutional courts in the country is both collaborative in nature, at one level with the executive of the day in order to achieve the national objects and aspirations, yet at another level it becomes fiercely adversarial in nature to check the constitutional transgression. Despite being restricted to their respective domains in the Constitution, there is a commonality of purpose, that is, to uphold the constitutional values and the rule of law. The courts represent that part of the constitutional wing which is not electorally chosen as the people's representatives. Yet, in the Constitution, it is the courts which have been vested with the responsibility to ensure that the constitutional rights guaranteed to the people are safeguarded by them. The constitutional makers have provision for the independence of the judiciary to serve as the guardian and custodian of the Constitution. It is for achieving such purpose that we have magnificent court complexes. Here, with your permission, may I quote, sir, what Justice Stephen Breyer of the US Supreme Court had to say about the court buildings. And I quote, "The story that a building tells through its design may be as important to the community it serves as is its function. By shaping our thoughts about ourselves and our institutions, it will directly affect our efforts to work productively together," unquote. Our actions, be it as a judge or member of the bar or part of the justice delivery system, in my considered view, must reflect the constitutional vision. For after all, in equal measure, we are stakeholders in the nation's development, enabling its transformation into a world superpower. Emphasizingly, I reiterate that during the time of COVID, right from the start, we were committed towards ensuring that the wheels of justice are kept moving, ensuring orderly management of flow of work, and that excess does not endanger public health. In achieving so, I must, with the permission of Honorable the CJI, compliment the efforts put in by the entire judiciary of Bihar, and more specifically
my respected brother colleagues, judicial officers, lawyers, and above all, the staff, including the Safai Karamchari, who stand directly exposed to the vagaries of the pandemic. It is no secret that a lot remains to be achieved in the vision set out for this country by those who struggled for its independence and gave us our guiding light, the Constitution. Before I conclude, I must quote what signifies our strength and lays down a clearer path for us to walk on, inevitably for the growth of this great nation. And I quote what the Honorable the First President of India, Dr. Rajendra Prasad, had to say in the Constituent Assembly. Quote, whatever the Constitution may or may not provide, the welfare of the country will depend upon the way in which the country is administered. That will depend upon the men who administer it. We have communal differences, caste differences, language differences, provincial differences, and so forth. It requires men of strong character, men of vision, men who will not sacrifice the interest of the country at large for the sake of smaller groups and areas, and who will rise for the rise over the prejudices which are born of these differences. We only hope that the country will throw up such men in abundance. I welcome, unquote, I welcome you once again, Honorable the Chief Justice of India and all the other distinguished guests, and invite you to bless each one of you present here in person or through virtual mode, to bless on this occasion this great institution, a great temple of justice, enabling us to serve in a better state with each passing day. I wish good health and happiness to all of you. Thank you very much. Thank you, Your Lordship, for the welcome address. Moving ahead, not only to make the ambience fragrant, but also to show our honor to the dignitaries on the dais, I would like to request Ms. Deepti Singh Chauhan to present a potted anthurium plant and mementos to Honorable the Chief Justice of India, Honorable Mr. Justice Sharad Arvind Bobde. Ms. Manjita Kumari to present a potted anthurium plant and mementos to Honorable the Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar. May I also request Ms. Nidhi Jaiswal to present a potted anthurium plant and mementos to Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, Shri Ravi Shankar Prasad. Ms. Gesu to present a potted anthurium plant and mementos to Honorable Mr. Justice Naveen Sinha, Judge, Supreme Court of India.
May I request Ms. Surbhi Singhania to present a potted anthurium plant and mementos to Honorable Ms. Justice Indira Banerjee, Judge, Supreme Court of India. Ms. Shagun to present a potted anthurium plant and mementos to Honorable Mr. Justice Hemant Gupta, Judge, Supreme Court of India. Ms. Deepti Singh Chauhan to present a potted anthurium plant and mementos to Honorable Mr. Justice Sanjay Karol, Chief Justice, Patna High Court. Ms. Manjeeta Kumari to present a potted anthurium plant and mementos to Honorable Mr. Justice Shivaji Pandey, JAD 1, Patna High Court. Thank you to all the lady officers, ladies and gentlemen. We are fortunate to have with us Honorable Mr. Justice Hemant Gupta, Judge, Supreme Court of India, for this inaugural ceremony. His Lordship's close association with this revered institution is known to all of us. His Lordship has been at the helm of affair as Honorable JAD 1 and as the acting Chief Justice of this honorable court, and have the first-hand experience of working of this historic court. Without taking much time, may I have the pleasure and honor to humbly request Honorable Mr. Justice Hemant Gupta, Judge, Supreme Court of India, to address this distinguished gathering. Honorable Chief Justice of India, Shri Sharad Arvind Bobde, Honorable Chief Minister, Shri Nitish Kumar, Honorable Minister for Law and Justice, Department of and Ministry of Information Technology, Shri Ravi Shankar Prasad, Shri Sanjay Karol, Chief Justice of Bihar, Shri Naveen Sinha, my esteemed colleague, Ms. Indira Banerjee, my esteemed colleague, the former judges who have adorned the Supreme Court, Justice B.N. Agarwal, Justice B.P. Singh, Justice Mukaddam Sharma, Justice Gyan Sudha Mishra, Justice S.J. Mukhopadhyay, Justice Shiva Kirti Singh, Chief Justice Ravi Ranjan, former Chief Justices, sitting judges, retired judges, ladies and gentlemen. In fact, I came here on 8th of February 2016, the year when the centenary celebrations were to be solemnized, and they were supposed to be held on 10th of March 2016. Initially, this new block was sought to be proposed to be inaugurated at that time, but because of the contractor creating problems, the building got delayed. And this after 5 years, we have been able to achieve this day to inaugurate this building. The Patna High Court building was, High Court started in 1916 with 9 sanctioned strength, which rose later, as on now, is 53.
But the old building, the Centenary building, which was constructed earlier in 1916, was able to cope up with the increased strength, although it was not designed for that purpose. A need was felt that additional building is required. It was at the cost of beautiful lawn, which was earlier being used. The members of the bar and the judges were a little sore about it, that the beautiful lawn has been taken away by the additional building. But some pain has to be suffered for a larger good. Now we have a beautiful building in which there are 43 courtrooms which is proposed, but probably it can take additional burden as well, keeping view the requirements. I hope this building is good enough for another 100 years. Now fast forward to current situation. The current pandemic has thrown many challenges to humanity. Justice delivery system has also been affected. But I would say that the constitutional courts have kept the doors of justice open all over the country. Maybe the volume of cases which were handled doesn't satisfy some of the litigants or the members of the bar, but the fact remains that all urgent cases, including the cases affecting life and liberty, were not only listed but decided as well. Video conferencing facility was not known to many members of the bar and the bench, but everybody tuned up with the technology very fast. Though pandemic has affected the decision of large number of cases, but at least the access of justice was available to the citizen of this country. The judges of the Patna High Court, led by the Chief Justice, deserve credit for ensuring that the justice delivery system was not hampered by this pandemic. To make the justice delivery system effective and efficient, the cooperation of the bar is as much necessary as the willingness of the judges to dispense justice. Judges and the members of the bar have to join hands together so that citizens of this country over the length and breadth have access to justice, which is fundamental right of the citizens. The judges and the lawyers are working for citizens. The lawyers are representing the citizens, and judges dispense the justice according to best of their understanding of law and facts. The members of bar are not personally interested in subject matter of litigation, but present a cause to defend or prosecute in the court of law. The commitment of the members of the bar to be participant in the justice delivery system is as important as the responsibility of the judges to decide the matters. Without the one, the other, another is rendered nugatory. Therefore, both the lawyers and the judges have to work together to alleviate the misery of the common man, to protect the rights of citizens, and also that every citizen is treated fairly and dignity and honor with which a citizen of this country deserves. I recollect the words of Viceroy when the building was put to use on 3rd of February 2016, that this court should act as a court of wisdom, justice and mercy. I think the words spoken more than 100 years ago still holds a good, and that's what the motto of the justice is, that it should be imparted with wisdom, justice, fairness and mercy. I hope that the inauguration of the new building with the latest facilities will help the members of the bar and the judges to achieve the ultimate goal of justice to all. I wish all the members of the bar a happy administration of justice. Thank you very much. Thank you, Your Lordship, for your kind